अच्छा, ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिलेबस में, आपके नीट के सिलेबस में सब कुछ आ रहा है। तो ये दिमाग से अब निकाल दीजिएगा कि कोई चैप्टर हट रहा है। कुछ बच्चों को डाउट था कि पता नहीं ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। हर चैप्टर आपके लिए पढ़ना है ठीक से। हमने लास्ट क्लास में बता दिया था रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में आपको, कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, और किस तरह से हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, किस तरह से प्रेशर का चेंज आता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, सबको समझ में आ गया था वो? ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में, कि ये वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। अच्छे बताओ, जैसे हम ये आपको एक चीज बता दूं मैं पहले आपको, ये सपोज करो हमारा ये हमारा ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। एक सिंगल लंग है, देखो ये दोनों लंग्स का मैं बता रहा हूं आपको। ये मान लो दोनों लंग्स का स्ट्रक्चर इसे बना दिया हमने। और जब आप इसमें इनहेल कर रहे हैं, देखिए, तो सपोज करो कि ये आपके लंग्स का, अभी भी ये ट्रैक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इससे एयर आ रहा है इसमें। और आपके लंग्स में एक समय में मैक्सिमम इसमें मान लो 500 ml एयर इसमें आ सकता है। 500 ml एयर का एक कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है, एक बार में जब इनहेल करेंगे, ये कब हो रहा है बताओ? ड्यूरिंग वन इनहेलेशन। आपने 500 ml वॉल्यूम अपने लंग्स में जमा कर दिया। ठीक है, तो ये जो 500 ml होता है, इसी को हम कहते हैं, क्या बताओ? इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लो हम ज्यादा एयर अब हम अंदर लेके आए, तो ये वॉल्यूम, अब मान लो ये लंग्स का वॉल्यूम और ऐसे एक्सपेंड हो गया। लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है ऐसे, लंग्स का एक्सपेंशन हो गया, देखिए ऐसे। तो लंग्स का पहले साइज छोटा था तो एयर भी कम था, अब इसमें ज्यादा एयर आ गया। तो देखो, यहां से यहां तक जो आपने फर्दर अपने लंग्स को एक्सपेंड किया है, ज्यादा एयर इनहेल किया आपने, तो ये जो वॉल्यूम यहां से यहां एक्सपेंड हुआ है, इसका कैपेसिटी लगभग 3 लीटर का होता है। 3 लीटर। देखिए, मतलब आप 3 लीटर एक्स्ट्रा एयर अपने लंग्स में कमोडेट कर रहे हैं। तो देखो, ये टाइडल वॉल्यूम है, और ये जो आपने एक्स्ट्रा एयर इनहेल किया है, इसे कहते हैं आईआरवी। इसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, और आप इन दोनों को मिला देंगे, अगर आप देखो इन दोनों को आप मिला दो, इसे भी, इन्हें मिलाकर कहते हैं आईआरसी। इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कहा जाता है इसको। इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो मान लो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हमने ज्यादा ब्रीथ कर लिया, तो क्या होगा बताओ? ज्यादा एयर लंग्स में आएगा। कितना ज्यादा एयर आया बताओ? 3 लीटर ज्यादा एयर आ गया आपके लंग्स में, एक बार में ज्यादा फोर्सफुल आपने इनहेलेशन किया है। तो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को मिला दें अगर हम, देखो तो यहां से यहां तक के आईआरवी बना है, पूरे को मिला दोगे आप, ये क्या हो बताओ? ये आईआरसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं एक ग्राफ में समझा रहा हूं, देखिए। मान लो ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, 0, 1.1, 2.2, 2.7, और यहां लिखा हुआ है मान लो 5.7 लीटर। देखिए,
ये ग्राफ आपने टाइम और वॉल्यूम का बनाया है, वॉल्यूम इन लीटर। ये ग्राफ समझिए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 5.7 लीटर है। तो देखो अब एक ग्राफ जो कैसे बनता है, 2.2 से ऐसे गया 2.7 तक, फिर ऐसे आया। देखो ये ऐसे चल रहा है, इसको कैसे कर लीजिए। तो देखो अगर आप यहां से यहां तक ऊपर जा रहे हैं, ये जो ग्राफ ऊपर गया ऊपर की तरफ, ये आपका नॉर्मल इनहेलेशन है। टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml, 2.2 से 2.7, 500 ml। फिर और देखो अब ये जो ग्राफ नीचे जाएगा, देखिए ऐसे ही, ये आपका नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है, ई कहते हैं, ये भी 500 ml ही होता है। जितना एयर आएगा आपके लंग्स में, उतना ही लंग्स से एयर बाहर निकलता है। देखो 500 ml ही होगा वो एक्सेलेरेशन, है ना। तो ये देखो ये इनहेलेशन है, ये एक्सेलेरेशन है। और अगर आपने ज्यादा एयर अब इनहेल कर लिया, तो ग्राफ ऊपर क्या देखना चाहिए, यहां तक पहुंचा, देखिए फिर नीचे आ रहा देखना चाहिए, ये और नीचे गया ऐसे। तो देखिए, तो आपने अब यहां से लेके यहां तक, देखो ये जो वॉल्यूम है यहां से यहां तक, ये हमारा आईआरबी है। अभी बताया था आपको, देखो ये वाला वॉल्यूम ये एक्सटेंड कर गया, देखिए यहां से यहां तक। और जब आपने ज्यादा इनहेल किया है तो एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होगा, नहीं। तो देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर गया देता से, ये देखिए। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा एयर एक्सेल किया है, अपने आप होगा। देखो अगर आप ज्यादा एयर को इनहेल कर लो, करके देखिए, और फिर छोड़ दो, तो ज्यादा एयर आपके लंग से बाहर निकलेगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना। अगर आपने ज्यादा एयर इनहेल कर लिया है, फोर्सफुली इनहेल कर लो, और फिर आप उसको नॉर्मली छोड़ दीजिए अगर आप, है ना, तो ये यहां से यहां तक आएगा, देखो आएगा ना। तो ये जो आपने एयर बाहर निकाला, देखो यहां से आता है, इसे कहते हैं ईआरबी। ये आपका क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है इसको, ठीक है। और फिर देखो यहां पर, अब कुछ एयर ऐसा भी है, देखो यहां पर ऐसे, देखिए ये आपका होता है आरबी कहते हैं इसको। ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, ये वो एयर होता है जो किसी भी हालत में आपके लंग से बाहर नहीं आता। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बताओ, ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। आप फोर्सफुली भी एक्सेल करेंगे ना, तो ये एयर आपके लंग्स में ही रहेगा, लंग से बाहर नहीं निकलता। इसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आप इसमें ईआरबी प्लस टीवी को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या बताओ, ईआरसी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कहा जाता है इसको। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद
जो एयर आपके लंग्स में रह जाता है नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, तो वो एयर यहां से यहां तक होगा। देखो, इसे कहते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है इसको। ये क्या होता है? एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन कहा जाता है। इसे FRC कहते हैं, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है इसको। ठीक है। और अगर अब मैं ये पूछूं कि आप फोर्सफुली पहले एक्सहेल कर दो, पहले एयर को बाहर निकाल दो फोर्सफुली, और उसके बाद जो वॉल्यूम आपके अब, उसके बाद एक डीप इनहेलेशन कीजिए आप, तो जो एयर आपके लंग्स में अब आएगा एक्सहेल करने के बाद, फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद, वो आपका यहां से यहां तक आएगा। देखिए, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इसे कहते हैं VC। क्या कहते हैं इसको? वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो ये होता है inhaled air after forceful expiration, ये एक्सहेलेशन कहा जाता है। अरे IRB प्लस TB होता है IRC ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसको IRC कहते हैं, वो यहां से यहां तक होगा। रिजर्व वॉल्यूम को टाइटल वॉल्यूम से जोड़ दो तो वो कैपेसिटी बन जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ बताओ? कि आपने एयर को पहले, देखो ये भी जगह खाली कर दिया, उसके बाद आप एक इनहेलेशन कर रहे हैं आप, तो इनहेलेशन के समय आपके बॉडी में अब यहां से यहां तक का वॉल्यूम आएगा। देखो, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC। समझ में आ रहा है? और अगर आप सबको जोड़ देंगे, देखो पूरा यह ग्राफ यहां से यहां तक जोड़ देंगे आप, देखिए ये वाला ग्राफ यहां से यहां तक, तो ये जो बनेगा इसे कहते हैं TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। TLC, यहां से लेके यहां तक, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आ गया सबको ये पूरा ग्राफ? तो ये बहुत सिंपल है, देखिए बहुत कुछ याद कुछ नहीं करना, ये ग्राफ समझना है केवल कि 2.2 से 2.7 इनहेलेशन है, फिर 2.7 से 2.2 एक्सहेलेशन, नॉर्मली कहते हैं आप, नहीं 2.2 से वॉल्यूम चला गया 2.7, ये आपका नॉर्मल इनहेलेशन है, और 2.27 से 2.2 पे आ गया, ये आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन है। नहीं, अगर 2.2 से ये चला गया कहां बताओ? 5.7 तक, ये आपका IRC है, IRC। और 2.7 से ये पहुंच गया, देखो कहां? 1.1 तक। देखो ये पहुंच गया 1.1 तक। देखो 2.7 से अब ये पहुंच गया 1.1 तक। तो ये जो पूरा ग्राफ देखेंगे यहां से यहां तक, 2.7 से कहां पहुंचेगा बताओ? 1.1 तक ना, 1.1 तक। ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं IERC, रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं इसको। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। देखो ये समझ में आ गया क्या क्या हुआ?
2.2 से 5.7 तक ये है IRC, 2.7 से 1.1 तक देखो ये कहाँ गया, 1.1 तक ये क्या हो गया, ERC, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अब देखो ये तो एक इनहेलेशन की बात हम कर रहे हैं, अब यहां देखिए, अब देखो, अब कहा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करें रेट ऑफ रेस्पायरेशन से, या इसको आप ब्रीदिंग का रेट कह सकते हैं, तो ये लगभग होता है 12 से 14 पर मिनट लिखा जाता है। तो क्या होगा बताओ, टाइडल वॉल्यूम अगर 500 ml है, इसको मल्टीप्लाई करने का हम 12 से, तो ये हो जाएगा 6 लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा 6 लीटर पर मिनट कहते हैं इसको, और इसी को कहते हैं, क्या बताओ, इसी को कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है इसको। मतलब 1 मिनट में 6 लीटर का इनहेलेशन भी है, और 1 मिनट में 6 लीटर का एक्सहेलेशन भी है, और इनको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर 1 ब्रेथ कहा जाता है। एक मिनट में 6 लीटर का इनहेलेशन भी है और 1 मिनट में 6 लीटर का एक्सहेलेशन भी है, तो इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन के मिलने से एक कंप्लीट ब्रेथ पूरा होता है। 1 ब्रेथ मतलब आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली याद रखिएगा कि एक इनहेलेशन को कंप्लीट होने में लगभग 2 सेकंड का टाइम लगता है, और एक एक्सहेलेशन को कंप्लीट होने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो 2 + 3 मिला देंगे है, और इस 5 सेकंड में आप लगभग कितना बताओ, इस 5 सेकंड, ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो अब ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए ओके, चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा देखो, कि एक ब्रेथ को कंप्लीट होने में 5 सेकंड का टाइम लगता है टोटल, 2 सेकंड का इनहेलेशन है और 3 सेकंड का एक्सहेलेशन है, तो 5 सेकंड हो गया ना, तो रेट कैसे निकल गया, 60/5 12 आ जाएगा। देखो ये नॉर्मली 12 हमने लिख दिया, तो 12 कहां से आता है, तो 60/5 12 आ जाएगा ना, तो 5 सेकंड के अंदर आपने 6 लीटर एयर इनहेल किया है और 6 लीटर एयर एक्सहेल भी किया है, तो टोटल 12 लीटर हो गया ना, 6 लीटर अंदर भी आया है, 6 लीटर बाहर भी गया है। तो ये याद रखिएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि इस 5 सेकंड के अंदर आपने 6 लीटर इनहेल किया है और 6 लीटर आपने, नॉट 5 सेकंड, अब मैं पूरे 1 मिनट की बात कर रहा हूं, सॉरी, 1 मिनट में आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब ये कह सकते हैं कि 5 सेकंड में कितना हो गया बताओ, 2 सेकंड में आपने 500 ml लिया और 3 सेकंड में आपने 500 ml दिया, तो टोटल कितना हो गया बताओ, 5 सेकंड में कितना, 1 लीटर हो गया। देखो 1 लीटर पर आप कह सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो 1 लीटर आपने 5 सेकंड में कंप्लीट किया है, देखो
समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? 5 सेकंड में आपने 1 लीटर, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे इसमें आप, तो 1 मिनट में 12 लीटर हो जाएगा ना, ये 6 लीटर प्लस 6 लीटर 12 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा इसको इस तरह से। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो, अब फिर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ये ग्राफ समझ में आ गया, इसको मिटाऊं इसको यहाँ पे। अरे जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का टाइम अलग होता है ना, अलग मैं कहाँ काउंट कर रहा हूँ। 500 ml अंदर आया है, 500 ml बाहर आ गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? मैं ये कह रहा हूं कि आपने 1 मिनट में टोटल अगर पूछा जाए कि इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये 500 ml हो जाएगा ना। 500 ml इनहेलेशन भी है, 500 ml एक्सहेलेशन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्या पूछा गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होता है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन में पूरा आता है, देखो इसको 1 ब्रेथ कहा जाता है। तो कहने का मतलब देखो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका 6 लीटर पर मिनट लिखा जाता है। यस, इसमें टोटल एक बार में जो आपने एयर इनहेल किया है, बिल्कुल सही बात है, ये टोटल एक्सचेंज की बात मैं कर रहा हूं। 6 लीटर आपका एक कैपेसिटी हो गया ना ये। 2 सेकंड में 500 ml अंदर आया और जो आया वही बाहर गया। ये इसमें कहीं कोई डाउट थोड़ी है, वो अलग से कोई एयर थोड़ी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूछा जाएगा आपसे कि एक ब्रेथ में टोटल जो सम होता है इनहेल्ड एयर का और एक्सहेल्ड एयर का, वो तो 1 लीटर हो गया ना। बट ओवरऑल देखा जाए कि आपने कितना एयर इनहेल किया है या कितना एयर एक्सहेल किया है, ये होगा 6 लीटर पर मिनट। हाँ, चलो यहां देखो। तो आप इसका मतलब ये नहीं कह देंगे कि आपने 12 लीटर कर लिया है, 12 नहीं होता नहीं। अरे 6 लीटर इनहेलेशन और जो आया है वही एक्सहेल होता है। ठीक है, और वही हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहता है, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है इसको। ठीक है, और देखिए अब अगर मान लो, ये देखिए ये मान लो आपका ये लंग्स का ये पार्ट है और ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इस ट्रैक का जो वॉल्यूम होता है ये होता है, देखो 150 ml कहते हैं। इस 150 ml को ही एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाता है। अब क्या देखो, अब होता क्या देखो, अगर आपके इस रास्ते में यहां से यहां तक 150 ml एयर है, तो ये 150 पहले आपके लंग्स की तरफ आएगा। देखो जो पहले से प्रेजेंट होता है आपके इस रास्ते में, तो आप जब फ्रेश एयर ब्रेथ करेंगे तो वो तो केवल 350 ml ही होगा ना। देखिए ये होता है फ्रेश एयर, सेकंड, ये तो पहले से जो एयर आपके डेड स्पेस एयर में था वो पहले आपके लंग्स में आएगा। तो आपने फ्रेश एयर कितना लिया है? 500 नहीं लिया ना, 350 ml ही तो आएगा अंदर की तरफ।
फिर वो 150 ml आपके रास्ते में रह जाएगा। देखो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप 500 ml की बात करते हैं तो 500 ml में 150 ml यही रह जाएगा और केवल 350 ml तो अंदर आता है, क्योंकि वो तो एक साइक्लिक पार्ट है। जो 150 पहले से आपके ट्रैक में है वो पहले लंग्स में आएगा अंदर, तो फ्रेश कितना आएगा 350 ml, और वो वापस 150 इसी रास्ते में रह जाएगा। देखो तो जब भी आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो तो 150 ml एयर तो हमेशा आपके ट्रैक में रहता है। जब आप इनहेल करेंगे तो इसमें कौन सा एयर होगा, एक्सहेल्ड एयर का पार्ट रहता है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो उसमें इनहेल्ड एयर का पार्ट रहता है। देखो तो ये पूरा कभी आप 500 ml पूरा का पूरा आपका फ्रेश एयर लंग्स में नहीं आता है, 150 ml ही आपके अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपका फ्रेश एयर, देखो टर्म यूज करते हैं, देखो एक टर्म यूज करते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है ना, इसी को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। और ये जो वेंटिलेशन है देखो, ये आपका होता है कितना, 500 माइनस 150 इंटू रेट, मतलब ये हो गया टाइटल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस एयर इंटू रेट। इसे कहते हैं क्या, एल्वियोलर वेंटिलेशन। जो 1 मिनट में आपने जो फ्रेश एयर ब्रेथ किया है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर वेंटिलेशन। फ्रेश एयर कितना आया है, तो ये हो गया आपका 350 इंटू 12 पर मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो दोनों में फर्क है। देखो पल्मोनरी वेंटिलेशन में सब कुछ ऐड किया जाता है, ये क्या हो गया, टीवी इंटू रेट हो गया। देखो बट ये क्या है बताओ, टीवी माइनस डेड स्पेस एयर इंटू रेट इज कॉल्ड एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लंग्स में ये जो एल्विलाई वगैरह होते हैं बहुत सारे, कुछ एल्विलाई ऐसे भी होते हैं, मान लो ये एक एल्विलाई है और ये एल्विलाई गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसको एक टर्म यूज करते हैं, देखो इसको कहते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस कहा जाता है इसको। ये क्या होता है, नो पार्टिसिपेशन इन गैसियस एक्सचेंज। मान लो ये सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है इस वाले एल्वियोलाई में, तो एक टर्म यूज करते हैं, देखो कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब एक टर्म में बता रहा हूं आपको, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। ये क्या होता है, देखो इसमें जैसे आपने क्या किया, ये होता है सम ऑफ एल्वियोलर डेड स्पेस प्लस एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल, फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल
क्या होगा देखो, ये जो होता है एल्व्यूलर डेड स्पेस, ये 0 होना चाहिए। एल्व्यूलर डेड स्पेस ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है ये आपके एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर होता है। इसके लिए जो हेल्दी होते हैं लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोगों में ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये वाला बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा फिर। बट थियोरेटिकली कहा जाता है हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होता है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीज सबको कि स्मोकिंग करने से आपके लंग्स में क्या होगा, एल्वियुलर डेड स्पेस बढ़ जाता है, और वो बढ़ेगा तो टोटल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का अमाउंट भी क्या होगा बताओ, वो इंक्रीज कर जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाएगी आपकी। ये तो ऑलमोस्ट सब में फिक्स होता है, 150 ml होता है, ये तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना। ये जो चीज होता है ये वाला एल्वियुलर डेड स्पेस, ये अमाउंट वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। थ्योरेटिकली कहते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में एल्वियुलर डेड स्पेस 0 होना चाहिए, बट स्मोकिंग करने से आपके लंग्स में एल्वियुलर डेड स्पेस का अमाउंट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ऐसे एल्वियुलाई ज्यादा हो जाएंगे जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सांस की तकलीफ ज्यादा होगी उनको, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा होगी। और याद रखिएगा कि जो अच्छे एथलीट्स होते हैं उनका वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है, और वो अचानक नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से होता है। किसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, जो अच्छे एथलीट्स होते हैं उनका वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है, और रेस्पेक्टिवली कहते हैं मेल में ये ज्यादा है। मेल में अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें, नॉर्मली भी देखा गया है कि मेल में फीमेल्स के रिस्पेक्ट में वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होता है। वजह क्या, देखो मेल का आईआरबी का पार्ट ज्यादा होता है, ये मोर कहता है। समझ में आ गया? तो अगर आप देखिए जितना आपका ये कैपेसिटी होगा उतना अच्छा, उतना तेज आप भाग सकते हो, उतना लंबा आप मैराथन रन कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए अगर आप कि एक मेल एथलीट्स में एक फीमेल एथलीट्स में टाइम का फर्क होता है। जो 100 मीटर का रिकॉर्ड है, 200 मीटर का रिकॉर्ड होता है, वो मेल में ज्यादा है, मतलब कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसका उनका स्टेमिना, उनका कैपेसिटी ऑक्सीजन को होल्ड करने का ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू फीमेल्स। समझ में आ गया? तो ये एक फैक्ट है कि एक फीमेल चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले, अगर 100 मीटर का रेस होगा, आप कंपटीशन देख लीजिए आप, तो मेल का जो टाइम होता है उस 100 मीटर कंप्लीट करने का, वो रिकॉर्ड हमेशा फीमेल से ज्यादा बेटर है। इट इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, कितना ज्यादा आप एयर, जितना ज्यादा आप एयर को इनहेल करेंगे उतना ज्यादा मसल्स में आपका फास्ट एक्शन होगा। ठीक है? और इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया ये सारा चीज दिमाग में अच्छे से डाल दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इसमें तुम्हें कौन सा डाउट हो गया? अरे एडीएस बढ़ेगा तो पीडीएस भी बढ़ेगा, ये कौन सा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसमें? अब देखो स्टेप्स कहते हैं, तो देखिए, तो ये भी अच्छे से समझिएगा। मान लो
देखो अब ये सपोज करो हमारा इस तरह से, देखो यहाँ पर ये आपका बॉडी टिश्यूज का पार्ट है मान लो, ठीक है। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। मैंने इधर लिखा है देखो आर्टेरियल ब्लड, उधर लिखा आपने वेनस ब्लड। देखो ब्लड इसमें ऐसे मूव हो रहा है, यहां से एक्सचेंज हो रहा है। देखो ये हमारे सेल्स हैं और सेल्स के बाहर देखो ये हमारा ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। देखो ये हमारा ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप जानते हैं, और देखो ये हमारा, ये देखो ये जो ब्रांच है ये सपोज करो पल्मोनरी कैपिलरी है। ये आप जानते हैं कि, और यहां सपोज करो ये आपके, ये नॉस्ट्रिल है, देखो जहां से एयर अंदर आता है। अब आप जानते हैं कि एयर जो आपने ब्रीथ किया है, ब्रेथ किया है, एयर में ऑक्सीजन का पार्ट भी है, CO2 का पार्ट भी है, नाइट्रोजन का पार्ट भी होता है, मेनली तो यही तीन होता है। अब मान लो कि जो आपका यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इधर से, अब ब्लड ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ब्लड का पाथवे ऐसे होता है, ऑक्सीजन इसमें आया है और सपोज करो CO2 ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सचेंज हुआ है, ये आपका एक्सचेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ क्या हुआ देखो, इसमें ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, देखिए ऑक्सीजन इसमें आया और CO2 यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये CO2 यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये तो एक्सचेंज का पार्ट है, देखिए यहाँ पर ऐसे। अब ये थोड़ा समझने की बात है यहाँ पर, देखो कि कैसे इस चीज को, अब मैं ऐसे देखिए यहाँ पर, सपोज करो बाहर आपका ये एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो PO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ये लगभग 159 mmSg होता है और जो PCO2 का वैल्यू होता है ये 0.3 mmSg कहता है। ये एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर है। कहाँ वीडियो पॉज हो रहा है? सही तो आ रहा है वीडियो? दिख रहा है सबको वीडियो? चलो यहाँ देखो, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है और CO2 का प्रेशर 0.3 mmSg होता है, ठीक है। अब इस एयर को आपने देखिए इनहेल किया है, ये जो आपने बनाया ऐसे, ये आपका इनहेल्ड एयर है। और जब वो एयर आपके लंग्स में आता है, देखो जब वो एयर आपके इस एयर में, देखो ये कौन से एयर बताओ, इसको कहते हैं एल्वुलर एयर कहते हैं, इसको एल्वुलर एयर कहा जाता है। इस एयर में PO2 का जो पार्ट है
देखो ये आ गया 104 mmSg पे, और जो PCO2 होता है ये आ जाता है 40 mmSg पे। देखो ये जो एयर आपके अब लंग्स में आ चुका है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कुछ और था, और चूंकि इस रास्ते में पहले से डेड स्पेस एयर प्रेजेंट था, तो डेड स्पेस एयर की वजह से क्या हुआ, देखो एल्वियुलर एयर का जो प्रेशर है वो चेंज हो गया, PO2 घट गया, देखो PO2 159 था यहाँ पर, ये 104 पे आ गया, और जो PCO2 का अमाउंट कम था 0.3, ये 40 हो गया, देखो यहाँ पर। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डेड स्पेस एयर, जो एक्सेल्ड एयर का पार्ट पहले से प्रेजेंट था उसमें, उसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम आता है, दोनों एयर का मिक्सिंग होगा ना। तो ये जो रास्ता पहले से प्रेजेंट है, इस रास्ते में जो एयर था उसकी वजह से ये प्रेशर चेंज हो गया, PO2 घट गया और CO2 बढ़ गया। क्लियर, समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ, अब देखो, अब जो एयर आपके इस कैपिलरी में एक्सचेंज कर चुका है, देखिए उसके बाद ये देखो, अब ये एयर आपके आर्टेरियल ब्लड में आ गया। इस ब्लड में याद रखिएगा, जो PO2 होता है ये होता है 95 mmSg, और जो PCO2 होता है ये होता है 40 mm of Sg। फिर देखो आपके ECF में, टिश्यूज के अंदर की बात करें अगर, तो ECF में जो PO2 का वैल्यू होता है, देखो ये आता है वापस 40 mmSg, और जो PCO2 का वैल्यू होता है यहाँ पर, ये होता है 46 mm of Sg कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये सेल्स है, तो सेल्स ऑक्सीजन बनाएगा यहाँ पर, CO2 रिलीज करेगा यहाँ, देखो ऐसे, और ऑक्सीजन इसके अंदर इन करेगा, तो ऑक्सीजन का आना होता है और CO2 का यहाँ से बाहर निकलना होता है। तो CO2 का जो अमाउंट है ये यहाँ पे कितना होता है, प्रेशर जाता है उसका 46 है, और ऑक्सीजन देखो 40 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 95 था, तो ऑक्सीजन जानते हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, और CO2 46 है और यहाँ 40 है, तो CO2 ऊपर की तरफ जाएगा। और जो ब्लड अब इसमें आ चुका है वेनस ब्लड में, उस ब्लड में देखो प्रेशर क्या होगा, PO2 वापस घट गया, कहां आ गया देखो 40 mmSg पे, और जो PCO2 का वैल्यू था ये इंक्रीज कर जाता है, ये पहुंच गया 46 mmSg पे। तो एक्सचेंज फिर से वही होना, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 104 है, और यहाँ पर देखो कितना बताओ 40 है, तो ऑक्सीजन नीचे की तरफ आएगा, लंग से आपके ब्लड में आएगा, देखो, और यहाँ पे CO2 कितना है 46, और यहाँ कितना है 40, तो CO2 आपके ब्लड से निकलेगा लंग्स की तरफ। तो एक्सचेंज हमेशा अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, और ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। नाइट्रोजन का एक्सचेंज ना के बराबर है, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर जो आपके एल्विलाई में है वही आपके ब्लड में भी होता है, तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट नहीं होता नाइट्रोजन के लिए, और तो नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयर में भी और आपके ब्लड में भी, उसके बावजूद एक्सचेंज नहीं होता उसका, क्योंकि प्रेशर का पार्ट सेम होता है दोनों तरफ। तो एक्सचेंज, अब देखो क्या क्या हुआ, आप समझो पहले, आप एक और चीज देखो, जो एयर अब यहां से बाहर निकलेगा, देखिए जो एयर अब आपके
लंग से बाहर आया, ये एक्सेल्ड एयर है। देखो एक्सेल्ड एयर, और याद रखिएगा इस एयर में जो PO2 होता है ये आ जाता है 116 mmHg। और PCO2 का जो प्रेशर है वो कितना होता है, थोड़ा कम रहता है, मतलब 40 से कम रहता है, आई थिंक 16 mmHg के आसपास रहता है। तो देखना पड़ेगा उसका कितना होता है। देखो उसका एक्सेल्ड एयर का प्रेशर कितना होता है CO2 का, देखो किसी के नोट्स में लिखा होगा। एक्सेल्ड एयर का प्रेशर कितना होता है 116 एंड 25 32 है ना, हाँ वही होता है। तो इसमें आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 32 mm ऑफ एसी कहता है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका एक्सेल्ड एयर का पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 116 और PCO2 होता है 32 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आप इस पूरे डायग्राम को अगर आप अब देखें, एक बार फिर से देखें, तो स्टेप्स में क्या क्या आएगा बताओ। पहला स्टेप क्या बताओ, वेंटिलेशन, और उसको कहते हैं ब्रेथ। ये देखिए एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स तक लेके आना, इनहेल और एक्सेल दोनों, यही ब्रेथ होती है, इसी को वेंटिलेशन कहते हैं, एक्सचेंज नहीं है ये। हाँ वो 32 ही होता है। एक्सेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर का जो अमाउंट है, आपने कितना एयर अपने लंग्स में लिया है और कितना एक्सेल करेंगे आप, एक्सचेंज नहीं, इसको कहते हैं ब्रेथ और वेंटिलेशन कहा जाता है इसको। इसमें होता है क्या, ये होता है, प्रोसेस समझ में आ गया। एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, ये एयर कहां पहुंच गया आपके, रिचेज टू लंग्स, और लंग्स के एयर वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। देखिए ये आपका इनहेलेशन है और ये आपका एक्सहेलेशन है, इसे कहते हैं वेंटिलेशन, इसी को कहते हैं ब्रेथ कहा जाता है। ब्रीदिंग का मतलब यही होता है कि आपने एटमॉस्फेरिक एयर अपने लंग्स तक लाया और लंग्स का एयर आपने एटमॉस्फेयर में निकाल दिया, ये आपका वेंटिलेशन या इसको ब्रेथ कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी मसल्स के हेल्प से होता है। तो वेंटिलेशन और ब्रेथ जो होता है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी मसल्स के हेल्प से होता है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। ये देखो ये वाला एक्सचेंज, पहला वाला एक्सचेंज जो इसके बीच में हो रहा है, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस लंग से हमारे ब्लड में। देखो ये पहला टास्क था, ये दूसरा टास्क है, ये पहला टास्क आपका ये हो गया, दूसरा टास्क ये हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैस। थर्ड कहते हैं देखो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बताओ, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये अब ब्लड देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
इसमें इधर आ रहा है, और फिर फोर्थ क्या होगा बताओ? फोर्थ वापस क्या होना है? एक्सचेंज वापस होना है। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में? आपके ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, टिश्यू फ्लूइड के बीच में। देखिए, ऑक्सीजन यहां से आ रहा है और ये यहां से यहां जा रहा है, ये भी एक्सचेंज है, फोर्थ प्रोसेस। पांचवा प्रोसेस क्या हो? देखो, ये जो आपका अब डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये अब जा रहा है टुवर्ड्स लंग्स। तो अगर मैं कहूं कि फिफ्थ प्रोसेस क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वेनस ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेनस ब्लड कहते हैं, या इसको आप ऐसे डीऑक्सीडेटेड व्हाटएवर। और देखो, एक लास्ट प्रोसेस जो कहते हैं यहाँ पर सिक्स जो होता है, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो आपके सेल्स के अंदर होता है। यहां जब सेल्स में ऑक्सीजन आएगा तो वो ग्लूकोज को बर्न करेगा। तो जो इवेंट आपके सेल्स के अंदर हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसमें पता वो क्या होता है कि जो आपका सेल्स होता है, हमारे सेल्स में ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP कहा जाता है। ये जो इवेंट है, इसी इवेंट का नाम क्या बताओ? इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। और जो CO2 बनेगा, वो CO2 आपके इस ब्लड में आएगा, वेनस ब्लड बनेगा वो, और वो वेनस ब्लड वापस ट्रांसपोर्ट कहां पे होगा? आपके लंग्स की तरफ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेनस ब्लड समझ में आ गया? पहले हुआ था आर्टरियल ब्लड का अमाउंट यहां से यहां तक पहुंचा था, अब वेनस ब्लड यहां से यहां पहुंच रहा है। देखो, तो ट्रांसपोर्ट दोनों तरह का होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड भी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्योर एयर भी कहते हैं, और इम्प्योर एयर का भी होता है। तो ऑक्सीडेटेड ब्लड भी है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। तो दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, वेनस ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होता है आपके टिश्यू से आपके लंग्स तक, और आर्टरी का भी ट्रांसपोर्ट होता है आपके लंग्स से कहां तक बताओ? आपके टिश्यूज तक। तो ये पाथवे है, समझ में आ रहा है? और आप जानते हैं इन सभी के बीच में अगर मैं एक डायग्राम यहां बनाऊं ऐसे, और एक डायग्राम यहां भी बनाऊं ऐसे, देखो, तो ये आपका हार्ट का कौन सा पार्ट होगा बताओ? ये जो हार्ट का पार्ट है, ये वेनस ब्लड की तरफ से आ रहा है, तो ये आपका राइट हार्ट का पार्ट है। देखो, और इधर ये क्या बताओ? ये आपका लेफ्ट हार्ट का पार्ट होगा। देखो, हाँ वही है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद होगा, ये पहले होगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, इसको आप इसको 5 कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं। आप जानते हैं, देखो, ये वेनस ब्लड इधर आ रहा है, ये आपका राइट साइड का हार्ट होगा, यहाँ पे राइट आर्टरी, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और जो ब्लड बाहर निकलेगा वो लेफ्ट की तरफ से जाएगा, देखो, बॉडी की तरफ। तो इधर क्या होगा? ये आपका ये लेफ्ट हार्ट का पार्ट होगा। फिर हाँ भाई, समझ में आ गया सबको स्टेप्स? और ये याद रखिएगा कि गैसियस एक्सचेंज हमेशा एक पैसिव प्रोसेस होता है। इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। देखो इस पॉइंट को, गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देख लो,
gaseous exchange across the membrane, gaseous exchange across the membrane always takes place from the high partial pressure to the low partial pressure. गैसेस एक्सचेंज हमेशा पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से होता है, हाई से लो की तरफ होता है, और ये 100% पैसिवली होता है। वेंटिलेशन जो होता है, देखो वेंटिलेशन में बी एक्टिव और पैसिव। प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन ये एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। इनहेल करेंगे एक्टिवली होगा, एक्सहेल करेंगे पैसिवली होगा। बट गैसियस एक्सचेंज हमेशा वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। समझ में आ गया सबको? चलिए, और ये जितने भी प्रेशर आपको बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में टेबल में समझाया गया है। ये प्रेशर जरूर याद रखिएगा कि कहां पर कितना प्रेशर होता है। सारा प्रेशर आपके बुक में मेंशन किया हुआ है एक्सेप्ट द एक्सहेल्ड एयर का पार्शियल प्रेशर। सारे प्रेशर आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं एक्सेप्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्सहेल्ड एयर। तो ये प्रेशर जरूर याद रखिएगा, और ये पूरा जो डायग्राम समझाया गया है इसको भी एक बार वापस समझिएगा कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। चलो यार देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देखिए, लिखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखो फिर से वो एक ग्राफ इससे बता दूंगा आपको पहले। अभी मान लो ये हमारे टिश्यूज का पार्ट है। सोचो अगर मैं ये कहूं कि अभी आपके इस पार्ट में 100 ml आर्टेरियल ब्लड की बात हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन मान लो यहां से यहां पहुंचा है आपके ब्लड में। तो इस आर्टेरियल ब्लड में ऐसा लिखा जाता है कि जो आपका कैपेसिटी है ऑक्सीजन रखने का, ये 20 ml होता है। ऑक्सीजन होता है 100 ml में। इसको कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। 20 ml होता है, 100 ml में होता है, याद रखना। इसको ऑक्सीजन कैपेसिटी कहा जाता है। और इस 20 ml का 5 ml ही हमारे इस टिश्यूज को मिलता है।
तो यहां जो अब ऑक्सीजन बचेगा वेनस ब्लड में वो 15 ml होगा। ये हमारा वेनस ब्लड है। 15 ml। और यहां पर प्रेशर आपको पता है PO2 का, ये होता है 40 mm ऑफ Hg। और आप जानते हैं कि यहां पर जो प्रेशर होता है आर्टेरियल ब्लड का, ये 95 mm ऑफ Hg होता है। और ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे 104 mm ऑफ Hg कहते हैं, PO2 का पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर ये PO2 का प्रेशर जो होता है ये 40 mmHg होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 ml हमने नॉर्मली यूज किया। नॉर्मल केस में 5 ml ऑक्सीजन हम यूज कर पाते हैं। 15 ml तो वापस आपके चला जाता है, कहां बताओ, वेनस ब्लड में। तो अब यहां से जो आपके ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा वो कितना मिलेगा? केवल 5 ml। जितना खाली होगा उतना ही मिलेगा ना। तो खाली कितना किया था? 5 ml। तो ये जो कहते हैं प्रोसेस, ये होता है अनलोडिंग कहते हैं। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और ये यहां क्या हो रहा है बताओ? यहां पे लोडिंग होता है। इसको लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। 5 ml अनलोड हुआ और 5 ml लोड हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल 20 ml ऑक्सीजन है, बट आपके टिश्यूज ने कितना यूज किया है? 1 मिनट में कितना यूज किया है? केवल 5 ml यूज करते हैं। देखो नॉर्मल केस में, रेस्टिंग केस में। तो ये तो अनलोडिंग हुआ ना, 20 का 5 ml टिश्यूज को मिल गया, अनलोड हो गया, अनलोडिंग। और खाली कितना हो गया? 5 ml। जितना खाली होगा उतना लंग सप्लाई करेगा उसको। तो यहाँ पे खाली कितना होता है? 5, तो वापस यहाँ 5 हो गया। देखो तो 15 + 5 वापस 20 हो जाएगा वो। इसको लोडिंग कहते हैं। लोडिंग अनलोडिंग होता है। लंग्स के पास ऑक्सीजन का लोडिंग हो रहा है और टिश्यूज के पास ऑक्सीजन का अनलोडिंग होता है। तो देखिए, तो लिखते हैं इन रेस्टिंग स्टेज, इन द रेस्टिंग स्टेज ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बताओ? ऑक्सीजन। ये कितना होता है? ये होता है केवल 5 ml पर मिनट कहते हैं। ओनली 5 ml कहते हैं नॉर्मल केस में। अगर मान लो अब एक्सरसाइज करेंगे आप, मान लो यहां से हम 10 ml ऑक्सीजन निकाल लें, तो यहां कितना बचेगा? 10 ml। ये पहला केस था। तो अभी दूसरा केस है। देखो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे आप तो यहां 10 बचेगा, तो लोडिंग भी 10 का हो जाएगा फिर। तो जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप ज्यादा वर्क करते हैं, तो अनलोडिंग भी बढ़ेगा, लोडिंग भी बढ़ेगा। तो मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूं, देखो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कहा जाता है अनलोडिंग भी बढ़ता है और लोडिंग भी बढ़ता है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट होता है ये वेरी करता है। ट्रांसपोर्ट का अमाउंट ये वेरी करेगा, लेकिन कैपेसिटी का नंबर फिक्स होता है। कैपेसिटी का अमाउंट फिक्स है, 20 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज आपका होता है ट्रांसपोर्ट के अमाउंट का। जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, अनलोडिंग बढ़ेगा, लोडिंग भी बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज कर सकता है, बट कैपेसिटी चेंज नहीं करता। अनलोडिंग बढ़ेगा, लोडिंग बढ़ेगा, कहने का मतलब आपका ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है। आपका ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? वो इंक्रीज कर गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि कैपेसिटी का अमाउंट फिक्स है। अरे जितना ज्यादा अनलोड करोगे उतना ज्यादा लोड भी होगा यहां पर। और अनलोड कब होगा बताओ?
जब आप ज्यादा वर्कआउट करेंगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो ज्यादा ऑक्सीजन की यूज आप खपत करेंगे अपने बॉडी में। तो जितना आप ऑक्सीजन को यूज करोगे, उतना ही लंग्स आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो अनलोडिंग बढ़ता है तो लोडिंग भी बढ़ता है ना, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट फिक्स नहीं है, वो चेंज करता है। बट नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में ये केवल 5 ml पर मिनट होता है। कहां से कहां बताओ? आपके लंग्स से आपकी टिश्यूज तक। मतलब हमारे पूरे बॉडी में अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, तो कितना ऑक्सीजन आपके टिश्यूज ने यूज किया बताओ? 5 ml। समझ में आ गया? तो क्या फिक्स है बताओ? कैपेसिटी फिक्स होता है, ये यहां पर 20 ml ही रहेगा, ये चेंज नहीं करता। अगर मान लो यहां पर 10 ml रह गया है, यहां मान लो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां पर अब कितना देगा ये बताओ? ये 10 ml ऑक्सीजन वापस दे देगा। देखो लोड हो गया 10 ml, देखो तो वापस यहाँ कहां, ये वापस कितना पहुंच गया? 20 पे पहुंच जाएगा। देखो अगर यहाँ 15 हो जाए, अगर यहाँ पे मान लो 5 हो गया, तो ये 15 दे देगा यहाँ पे, तो लोडिंग बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 5, यहाँ 15 हो जाएगा। टोटली 20 ही होना चाहिए, 20 से एक्सीड नहीं करता हूं। तो लोडिंग के साथ साथ अगर लोडिंग बढ़ेगा तो अनलोडिंग भी बढ़ेगा, लोडिंग घटेगा तो अनलोडिंग भी घटेगा। तो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट आपका वो फिक्स नहीं है, कैपेसिटी का अमाउंट फिक्स होता है, और वो होता है 20 ml पर 100 ml ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड। तो 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है वो होता है 20 ml, जिसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया? ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने ये कह दिया कि आपके पूरे बॉडी के अंदर सभी टिश्यूज को मिला दें, तो हमारे टिश्यूज में 1 मिनट के अंदर 5 ml ऑक्सीजन के यूज करने की कैपेसिटी होती है नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का 1 मिनट में, वो हमारे लिए कितना बताओ? 5 ml ही होता है। इन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज our tissue utilizes 5 ml of oxygen in 1 minute. अरे ब्लड तो 5 लीटर होता है ना, मैं तो 100 ml मान के चल रहा हूं। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। हाँ, तो ऐसे कह सकते हैं आप कि देखो, ये आपका 5 ml पर मिनट है, पर 100 ml कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अगर आप पूरे पूरे ब्लड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर 5 लीटर आपका ब्लड है तो कितना हो गया? तो ये हो गया 5 इंटू, देखो 5 इंटू कितना हो गया बताओ? 10 इंटू 5 हो गया ना, इतना हो जाएगा ml ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये सही है। देखो ऐसे ऐसे समझो आप कि 5 लीटर पर 100 ml में यूज होगा 1 मिनट के अंदर। तो टोटल अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे आप, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 250 ml पर मिनट रेस्टिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि 5 ml 100 ml में अगर आपका अगर बात करेंगे तो 5 ml ऑक्सीजन पर मिनट निकाला जाता है उससे। तो टोटल की बात करेंगे अगर आप, तो रेस्टिंग स्टेज में जो आपका रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का,
1 मिनट में टोटल ब्लड को मिला दिया जाए तो ये कितना होगा बताओ? दैट इज 250 ml पर मिनट हो जाएगा ये। अरे एग्जाम में कौन सा आएगा? यही होगा 250 ml पर मिनट कहते हैं रेस्टिंग स्टेज में। पूरे बॉडी की बात करेंगे तो, पूरे ब्लड की बात करेंगे तो। हंड्रेड ml में जैसे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू द 100 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ये 5 ml लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो 5 ml लिखा गया है वो 100 ml के लिए लिखा गया है। अगर आप 5 लीटर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250 ml के आसपास आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? तो रेस्टिंग स्टेज में 5 ml ही कैरी होता है 100 ml के थ्रू। टोटल ब्लड की बात करेंगे तो ये 250 ml हो जाएगा। सही है? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे। कोई अमाउंट फिक्स है ड्यूरिंग एक्सरसाइज की कितनी एक्सरसाइज की होगी? अरे ये अब एक्सरसाइज कौन कर रहा है ये भी तो डिपेंड करता है। एक्सरसाइज अगर आप लाइट एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा आपका अनलोडिंग नहीं होगा। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आप, मैक्सिमम देखो कहा जाता है कि आप चाहे कितने बड़े मिल्खा सिंह बन जाए, आप मैक्सिमम 15 ml ही ऑक्सीजन निकाल सकते हैं अपने 100 ml ब्लड से। 5 ml फिर भी रह जाएगा, कभी खाली नहीं होता। मैक्सिमम जो आपका लिमिट है वो 15 ml तक जा सकता है। मतलब 15 ml ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं आप, बट उसके लिए बहुत ज्यादा आपको हैवी एक्सरसाइज की जरूरत है। तो अमाउंट जो होता है देखो, ट्रांसपोर्ट का अमाउंट वो वेरिएबल होता है कि जिस हिसाब से आप एक्सरसाइज करेंगे उसी हिसाब से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी होता है, बट ये अमाउंट फिक्स होता है। ये 20 ml पे फिक्स रहता है। 20 का आपने अगर 5 निकाल लिया तो यहां से 5 मिलेगा आपको। 20 का आपने 10 निकाल लिया तो यहां से 10 मिलेगा आपको। 20 का आपने 15 निकाल लिया तो यहां से आपको 15 मिलेगा। जितना खाली करोगे उतना ही लंग्स आपको ऑक्सीजन देगा, ताकि ये अमाउंट यहां पहुंच जाए, 20 ml पे पहुंच जाए। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई रजनी जी, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, कल बताऊंगा आप कैसे प्रेशर से इसको रिलेट करते हैं। यस, 20 ml कांस्टेंट होता है, वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको अगले क्लास में। ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में।